बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। और आज हम लोग मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे और भारत के प्राचीन इतिहास के क्रम में यह हमारा 9वां वीडियो होगा। इसके पूर्व हम लोगों ने 8 वीडियो में भारत के प्राचीन इतिहास को बड़े अच्छे से और बेहतर ढंग से बिना किसी तथ्यात्मक चीज़ों को छोड़ते हुए सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम लोगों ने लगभग 8 वीडियो कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोगों का 9वां वीडियो है, यानी 9वीं क्लास है मौर्योत्तर काल, और जिसमें हम लोगों ने इसके पूर्व अशोक और बृहद्रथ तक पढ़ा था। मौर्य काल का जो समाज था, मौर्य काल में जो उनके शासकों का विस्तार था, वो आप समझिए कि अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना भारत पर हो गई थी। एक वंश का शासन चल रहा था और जिसमें अशोक ने अपने क्षेत्र को काफ़ी विस्तार दिया था, पूर्व में बंगाल तक, उसके बाद दक्षिण में कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और कश्मीर तक इसका पूरा विस्तार कर दिया था और शासन सुदृढ़ तरीके से चल रहा था। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी यहाँ उत्पन्न हुए, उन उत्तराधिकारियों में वह योग्यता नहीं थी कि इतने बड़े साम्राज्य का शासन कर सके। जिसके पश्चात बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने एक नए राज्य की स्थापना की और उसके बाद सत्ता का विकेंद्रीकरण होना शुरू हो गया। विदेशी आक्रमण हुए बहुत, जिसमें से अनेक आप समझिए कि यूनानी आए यहाँ पे, ठीक है। तो जिसमें हमको आप समझिए कि मध्य एशिया से जो कुषाण आए, ठीक है, हूण आए, शक आए, और इन सभी का साम्राज्य लगभग उत्तर भारत में फैलता गया और छोटे छोटे राज्य छोटे छोटे समयों के लिए बनते बिगड़ते गए। इसके बाद अभी ये चूँकि 187 ईसा पूर्व का जो साल प्रस्थान बिंदु था, उसके पश्चात का जो समय है वो बहुत उथल पुथल का समय है। कोई स्थिर शासन भारत को नहीं मिल पाता है और अनेक राजाओं का शासन यहाँ होता है, जिसको हम लोग विस्तार से यहाँ पढ़ेंगे। शुंग वंश की चर्चा करते हुए आगे देखेंगे। उसके बाद उसमें किस प्रकार आक्रमण हुआ विदेशी जातियों का, जिसमें शुंग आए, यवन आए, ठीक है, और भीषण आक्रमण किया गया, ठीक है, जिसमें पश्चिम भाग और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में हिंदवन का शासन चला। और इस चीज़ों को देखते हुए हम लोग आज पूरे विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग मौर्योत्तर काल पर चर्चा करेंगे आज। तो पहले हम लोग देखते हैं शुंग वंश। अच्छा, मौर्योत्तर काल में शुंग वंश सर्वप्रथम स्थापित होता है। इसका समय है 187 ईसा पूर्व से लेकर के 73 ईसा पूर्व। इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है, जिसका इसके पूर्व मैंने बताया आपको, बृहद्रथ की हत्या कर दी। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना की। पदवी इसने जो पदवी ली थी वो सेनापति के। अंतिम शासक इस वंश का, किस वंश का, शुंग वंश का, तो वो देवभूति था। कुल शासक शुंग वंश में कुल कितने राजाओं ने शासन किया, तो 10 राजाओं ने किया। राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। कोई भी फैक्ट छूटा नहीं है। मौर्योत्तर काल कुषाण वंश सबसे इम्पोर्टेंट था। हाँ, इसमें पुष्यमित्र शुंग से संबंधित नहीं, हाँ, पुष्यमित्र शुंग में एक जगह थोड़ा सा लिखने में मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ, उसको मैं अलग से वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। मैं बताऊंगा कि वहाँ कहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा, शुंग वंश को जानने के क्या क्या स्रोत हैं, यानी हमको कहाँ से प्राप्त होता है कि शुंग वंश का शासन भारत पे रहा। तो हमको कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है, मेरुतुंग के थेरावली से पता चलता है, हर्षचरित, गार्गी संहिता, मत्स्य पुराण, वायु पुराण में शुंग वंश का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इन ग्रंथों से हमको शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छा, हेलियोडोरस के बेस नगर अभिलेख से भी हमको शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अयोध्या लेख, ठीक है, जिसको जो संबंधित है धनदेई के अयोध्या लेख से, जिसमें हमें पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञ का पता चलता है। तो यानी अगर यह पूछा जाए, प्रश्न बनता है कि 2 अश्वमेध यज्ञ को किसने संचालित किया था, किसने पूर्ण किया था, तो पुष्यमित्र शुंग। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से पता चलती है, तो अयोध्या लेख से पता चलती है। एकदम फैक्ट, कोई भी फैक्ट आपको बचेगा नहीं, सारे फैक्ट मैंने यहाँ कवर कर दिए हैं। उसके पश्चात पुष्यमित्र शुंग की नीति, जब हम उसकी नीतियों की जानकारी लेते हैं, नीतियों के विषय में जब चर्चा करते हैं कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था या किस प्रकार का उसने शासन किया, तो पुष्यमित्र शुंग के संदर्भ में जब हम लोग ये देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि वह धार्मिक सहिष्णु था, यानी किसी प्रकार का किसी धर्म के प्रति उसके अंदर कट्टरवादिता नहीं थी, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण और भी उल्लेख मिलते हैं, आइए आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, हाँ, ब्राह्मण धर्म को मानता था वह, ठीक है। पतंजलि इसके समकालीन थे, आगे मैंने चर्चा की। देखिए, पुरोहित उसके जो थे वो पतंजलि थे, यानी इसके समकालीन भी थे। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका मित्र अग्निमित्र हुआ। उसका जो समय काल था 148 से लेकर के 140 ईसा पूर्व है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के शासन के समय पतंजलि ने महाभाष्य व मनु ने मनुस्मृति की रचना की। तो यानी मनुस्मृति और पतंजलि के महाभाष्य का जो समय है
वो कौन सा समय है, तो वो शुंग वंश का शासनकाल यानी 187 से लेकर के 273 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। अच्छा, यानी उसमें अगर हम पुष्यमित्र शुंग का जो समय है तो इसके पूर्व का जो समय 148 यानी 187 से लेकर के 148 के मध्य, ठीक है, पतंजलि ने महाभाष्य और मनु ने मनुस्मृति की संरचना की यानी रचना की। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूमि था और उसका प्रधानमंत्री वासुदेव कर्ण ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है, और उसकी हत्या करके एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम है कर्ण वंश। अच्छा, कर्ण वंश, तो कर्ण वंश जो है, कर्ण वंश का जो संस्थापक है तो वासुदेव कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण वंश का जो संस्थापक है वासुदेव कर्ण है। अंतिम शासक सुशर्मा है। पुराणों में उल्लेख किया गया है उसको किस नाम से, तो शुंग भृत्य के नाम से इसका उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया, तो वासुदेव कर्ण का नाम, कर्ण का उल्लेख पुराणों में शुंग भृत्य के नाम से किया गया है। अच्छा, इसके शासन में कुल कितने मतलब कि कर्ण वंश जो था, कर्ण वंश में कितने राजाओं ने शासन किया, तो उसमें 4 राजाओं ने शासन किया। कुल शासन वर्ष जो है वह 45 वर्ष है, ठीक है, 45 वर्ष कुल शासन वर्ष माना जाता है। अच्छा, और यह भी है कि कर्ण वंश का जो संस्थापक था वासुदेव कर्ण, यह अंतिम शुंग शासक देवभूमि की हत्या कर सत्ता प्राप्त करा। इसके पूर्व मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, और लगभग इसने 9 वर्ष शासन किया, 9 वर्ष इसने शासन किया। और इसके जो 4 मैंने यहाँ बताया कि कुल 4 राजाओं ने शासन किया, तो उसमें कौन कौन से हैं, तो भूमिमित्र है, नारायण है और सुशर्मा है। तो मैंने बताया कि अंतिम शासक सुशर्मा जिसने 10 वर्ष का शासन किया, ठीक है। आगे देखते हैं, अंतिम राजा सुशर्मा है, सातवाहन शासक सिमुक ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, कर्ण वंश के सिक्के, तो कर्ण वंश के सिक्के जो हैं वो भूमिपुत्र, ठीक है, उस पर उत्कीर्ण है। कर्ण वंश के जो सिक्के आपको प्राप्त होंगे उस पर भूमिपुत्र नाम उत्कीर्ण आपको मिलेगा, ठीक है, सिक्कों पर। अच्छा, आइए अगला देखते हैं कि कलिंग का चेदी राजवंश, बहुत थोड़ा सा, इसमें बहुत विशेष पढ़ना नहीं। खारवेल इसका जो है बहुत महत्वपूर्ण शासक रहा है, जिसका आप लोग देखे होंगे एक हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो खारवेल से संबंधित है। ये कहाँ, उड़ीसा उदयगिरी में है, इसको हल्का सब जान लीजिए। इसका संस्थापक महामेघवाहन था और तीसरा व सबसे प्रसिद्ध यानी शासन, इस राजवंश का सबसे प्रसिद्ध जो शासक था, सबसे प्रतापी जो राजा था वह खारवेल था। इसका समय था ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के खारवेल राजा से संबंधित है। यहाँ पे हमको इसकी सारी जानकारी मिलती है कि इसने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या यहाँ पे उसने अपने कार्य किए अपने शासनकाल में, ठीक है, और किस प्रकार का वो विशाल उत्सव मनाता था, ये सारी चीज़ें। हालांकि बहुत ज़रूरी ये इसको जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है मेरी दृष्टि से। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से प्रश्न बनते नहीं हैं, इसलिए मैंने हल्की सी जानकारी आप लोगों को यहाँ दे दी कि एक क्रम से आपको पता रहे कि किसका क्रम किसके बाद इतिहास में आता है। तो क्योंकि क्रम की काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए, महत्वपूर्ण है ये आंध्र सातवाहन वंश। तो आंध्र सातवाहन वंश के विषय में हम लोग पढ़ लेते हैं। संस्थापक सिमुक, पुराणों में क्या कहा गया है, तो आंध्र जाति और आंध्र भृत्य के नाम से इसको पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। इतरे ब्राह्मण में आंध्रजन की संज्ञा दी गई है, यानी इतरे ब्राह्मण जो है उसमें आंध्र सातवाहन वंश को आंध्रजन कहा गया है। इसकी राजभाषा क्या थी, तो प्राकृत थी। माताओं के नाम पर सातवाहन शासकों ने, अच्छा, यह पहला ऐसा वंश था जिसने माताओं के नाम से अपने नाम को जोड़ा, यानी अपने नाम के पहले वह माताओं का नाम लेते थे, तो शासकों ने जोड़ा। तो माताओं का नाम प्रयोग करने वाले पहले शासक कौन से, तो आंध्र सातवाहन वंश। सातवाहन का अर्थ क्या होता है ये भी जान लीजिए। कोई पूछ ले कि सातवाहन का अर्थ क्या होता है, सातवाहन यानी शाली वाहन, और शाली का अर्थ है सिंह, ठीक है, और वाहन यानी जिसकी सवारी की जाए। तो वाहन जिसकी यानी सिंह जिसकी सवारी है, ठीक है कि नहीं, तो वो आंध्र सातवाहन वंश है। अच्छा, इसका प्रथम शासक जो था वो शातकर्णी, प्रथम शासक इसका, ठीक है। रानी इसकी कौन थी, इसकी रानी का नाम था नगीना, ठीक है। ये अंगीय कुल की रानी मानी जाती है, यानी अंग के जो राजा थे, ठीक है, तो वहाँ की यह कन्या थी उनकी, ठीक है। अच्छा, नानाघाट अभिलेख नगनिका द्वारा स्थापित है। तो नगनिका जो इनकी रानी थी उसने नानाघाट अभिलेख स्थापित कराया था, और नानाघाट अभिलेख से ही यह पता चलता है, ठीक है, कि
नानाघाट अभिलेख से ही दक्षिण पद का वो स्वामी था। ठीक है, कौन? तो ये शातकर्णी प्रथम। ये पता चलता है कि वो दक्षिण का जो क्षेत्र था वहाँ का वह राजा था और अप्रतिहत चक्र का एक चालक बताया गया है। एक प्रकार की संज्ञा दी गई है अप्रतिहत चक्र चालक। ठीक है, 2 अश्वमेघ व 1 राजसूय यज्ञ कराया किसने? तो शातकर्णी प्रथम ने कराया। मुद्रा जो इसने मुद्रा जो चलवाई थी उसके संदर्भ में, क्योंकि मुद्राओं से प्रश्न बनता तो शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ के पश्चात अपनी रानी के नाम पर अश्व आकृति रचित मुद्रा, ठीक है, अश्व आकृति रचित मुद्रा अपनी रानी के नाम पर इसने चलवाया था। अच्छा, इस शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र शतकर्णी द्वितीय, यह सबसे महान शासक रहा। किसका? आंध्र सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र। इसके पिता का नाम क्या था? तो शिव स्वाति था। माता का नाम गौतमी बलश्री था और यही पहला व्यक्ति था इस वंश का जिसने अपने नाम के पूर्व, अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया। राजक्रम, ठीक है, तो 7वां और पुराणों के अनुसार 23वां, यानी राजाओं के क्रम में यह 7वां राजा है और पुराणों के अनुसार यह 23वां। शासनकाल 56 वर्ष, इसने लगभग 56 वर्ष शासन किया, 172 से लेकर 116 ईसा पूर्व। माता का नाम जोड़ना प्रारंभ किया किसने? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी यानी शातकर्णी ने द्वितीय ने। अभिलेख जो प्राप्त होते हैं वो नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री द्वारा बनवाया गया था अभिलेख है। कौन? उसकी माता द्वारा बनवाया गया था अभिलेख है। और ये किस राजवंश से संबंधित है? तो सातवाहन वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा, नासिक प्रशस्ति जो अभिलेख है उसमें गौतमी शतकर्णी द्वितीय यानी गौतमी पुत्र शतकर्णी ने 3 महासमुद्रों का अधिपति था, यानी 3 महासमुद्रों तक उसका साम्राज्य विस्तारित था। अच्छा, शकों को इसने हराया, यानी शकों के राजा नेहपान व उसके दामाद जो है उसवदात को इसने हराया। किसने? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। इसकी उपाधियां देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं काफ़ी। इसको एका ब्राह्मण की उपाधि इसने ली थी, अद्वितीय ब्राह्मण की, ठीक है, और आगम निलय की, क्षत्रिय दपमान दर्पक, ठीक है, धर्मक और वर्ण व्यवस्था का रक्षक। तो यह प्रमुख इसकी उपाधियां रही है जो इसने धारण की थी। अच्छा, किन किन नगरों की स्थापना इसने की है? तो इसने 2 नगर स्थापित किए हैं, यानी 1 नगर, वेड़ा कटक नगर नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। शकों के हरानों के उपलक्ष्य में, यानी जब इसने शकों को हराया था तो उसके उपलक्ष्य में इसने इस नगर की स्थापना की थी। वेड़ा कटक नगर नासिक की स्थापना की थी। याद रखिएगा, तो नासिक की स्थापना किसने की थी? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी ने की थी। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं को गांव दान किए इसने। जो बौद्ध भिक्षु रहे उनको इसने गांव दान किए। आइए आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक शासक है यज्ञश्री शातकर्णी, 170 से लेके 199 ईस्वी, सातवाहन वंश का अंतिम शासक। ठीक है, और इसके जो सिक्के इसने चलाए थे वो उस पर जहाज, मछली और शंख का चित्र अंकित है। अभिलेख इसके देख लेते हैं। तो आंध्र, महाराष्ट्र और एमपी में इससे संबंधित अभिलेख हैं। सातवाहन वंश ने सर्वाधिक शीशे के सिक्के चलाए थे। यानी सर्वाधिक शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। ठीक है, अच्छा, सातवाहन वंश का प्रशासन देख लेते हैं। ठीक है, तो जिसमें सातवाहन राज्यों में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। राजा, जिसको सिक्के ढालने का अधिकार था, महाभोज प्रदेश का शासक था और सेनापति गवर्नर था। यानी ये सातवाहनों के साथ वैवाहिक संबंध रखते थे। कौन? सेनापति, और बधे हुए इससे रहते थे। इसे प्रांत का शासनाध्यक्ष या गवर्नर बनाया जाता था। ठीक है, अच्छा, ब्राह्मणों और भिक्षुओं को कर मुक्त कर दिया। ब्राह्मण और जो भिक्षु यानी बौद्ध भिक्षु थे उनको कर मुक्त ग्राम दान करने की प्रथा का प्रारंभ किया। किसने? तो सातवाहन वंश के शासकों ने। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सातवाहन अधिकारी कौन था? तो अमात्य व महामात्य। अमात्य व महामात्य ये सातवाहन अधिकारी थे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासन कौन करते थे? तो ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी जो थी वो गौलमिक को दी जाती थी। गौलमिक एक प्रकार का
अधिकारी था जो कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित था, यानी उसके शासन को यह देखता था। ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले शासक सातवाहन द्वारा चलाए गए सिक्के, ठीक है, तो शीशे के सिक्के, यानी इसने मैंने दो को मिला दिया इसी में। ब्राह्मणों को भूमि दान करने की जो प्रथा थी वह आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ही प्रारंभ की थी, ठीक है। अच्छा, सातवाहनों द्वारा चलाए गए जो सिक्के थे, कौन कौन से सिक्के थे, तो सीसा का, चांदी, तांबा, कांसा और पोटीन का। तो आप इसको याद रखिएगा, यानी इस प्रकार से अगर पूछ लेता है तो आप लोग पता रहना चाहिए कि कौन कौन से सिक्के चलाए थे, यानी सीसा, तांबा, कांसा और पोटीन का। तो कौन से नहीं चलाए थे, तो सोने के सिक्के नहीं चलवाए थे, ठीक। सर्वाधिक सिक्के चलवाए शीशे के, मैंने इसके क्रम में इसके पूर्व बता दिया था आपको। आइए अब विदेशी आक्रमणों की चर्चा कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से विदेशी आक्रमण हैं, हिंद यवन आक्रमण, तो उनके क्रम कौन कौन से थे, ठीक है कि नहीं। तो उसमें हिंद यूनानी, बैक्ट्रियाई, ठीक है, शक, पार्थियाई या कुषाण, विदेशी आक्रमणों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणों का क्रम था, तो इसका क्रम क्या क्या है, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी, शक, पार्थियाई या पहलव और कुषाण। तो ये इनका 4 क्रम है, पूछ सकता है परीक्षा में, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी, शक, पार्थियाई या पहलव और कुषाण। आइए इन सब की चर्चा कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी देख लेते हैं इनके संदर्भ में। तो भारत पर विदेशी सत्ता स्थापित करने वाले प्रथम शासक कौन थे, तो यवन थे। तो यवन भारत पर विदेशी सत्ता प्राप्त करने वाले प्रथम शासक यवन माने गए, ठीक है। अच्छा, इनका उल्लेख भी, ठीक है कि नहीं, तो पतंजलि और कालिदास ने इस हमले का उल्लेख भी किया है। मतलब ये जो विदेशी आक्रमणकारी हैं इनके हमलों का उल्लेख पतंजलि और कालिदास ने अपनी रचनाओं में किया है, ठीक है। अच्छा, भारत पर सफल आक्रमण किसने किया, तो यानी इनमें भी भारत पर सफल आक्रमण किसने किया, तो बैक्ट्रियाई शासक डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व में पंजाब व साकल यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बनाई। तो बैक्ट्रियाई, देखिए अब इसमें है क्या, तो 250 ईसा पूर्व में, इसमें जोड़ा नहीं है, मैं बोल दे रहा हूँ कि 250 ईसा पूर्व के लगभग, तो पहले बताया बैक्ट्रियाई यूनानियों ने आक्रमण किया। तो बैक्ट्रिया का गवर्नर जो था वो डायोमेट्स ने अपनी एक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। और इसी समय अर्सेक्स ने पार्थिया में, यानी पार्थिया इसके बाद जो शक के बाद जो आक्रमण होता है भारत पर, पार्थिया ने अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी। उसके पश्चात बैक्ट्रियाई शासक जो मैंने अभी बताया कि डेमेट्रियस, ठीक है, तो डेमेट्रियस ने 183 में लगभग भारत पर सफल आक्रमण किया और पंजाब का एक भाग जीता और सियालकोट यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है इसको अपनी राजधानी, तो सफल आक्रमण करके अपनी राजधानी स्थापित कर दी भारत में। किसने, तो डेमेट्रियस ने 183 ईस्वी में। इसको आप लोग गौर करिएगा, ठीक है। अच्छा, इसी के समय, डेमेट्रियस के ही समय, ठीक है, भारत में रहने के दौरान यूक्रेटाइटीज ने बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। तो उसका वो गवर्नर था बैक्ट्रिया का। उसके बाद वह बैक्ट्रिया पे अधिकार करने के साथ साथ भारत पर भी अधिकार इसने कर दिया और भारत के पश्चिमी पंजाब को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाई। पश्चिमी पंजाब का कौन कौन सा क्षेत्र है, तो रावलपिंडी पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार भारत में हिंद यवन की 2 शाखाएं हो गई। कौन कौन सी शाखा हो गई, एक तो यूक्रेटाइटीज, ठीक है, यूक्रेटाइटीज, तो और एक तो डेमेट्रियस वाला बैक्ट्रियाई शासक जो था। तो ये 2 शाखाएं हो गई, ठीक है। अब इन्हीं 2 शाखाओं में से अलग अलग राजा होंगे। तो अब इसमें हम लोग किसको देखते हैं, तो डेमेट्रियस वंश की एक शाखा जो सर्वाधिक उसका प्रसिद्ध राजा हुआ था उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो अब हम इसमें मिनांडर की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, यानी मिलिंद की। तो यही डेमेट्रियस वंश का सर्वाधिक लोकप्रिय शासक रहा, ठीक है। और बौद्ध भिक्षु मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु जो थे मिनांडर और बौद्ध भिक्षु के प्रश्नोत्तर का, नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे मिलिंद पन्हों की रचना उनकी है, उसमें उनके प्रश्नोत्तरों को उसमें संकलित किया गया है। किसका, मिनांडर को। अच्छा, इसके 2 अभिलेख मिलते हैं। कौन कौन से, रेह अभिलेख कहाँ है, फतेहपुर उत्तर प्रदेश में है और शिवकोट अभिलेख पेशावर में है। पेशावर कहाँ है, पाकिस्तान में। तो मिनांडर से संबंधित 2 अभिलेख हैं, याद करिए, गौर करिएगा आप लोग। एक तो रेह अभिलेख है, तो फतेहपुर में उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो है शिवकोट अभिलेख जो कि पेशावर में स्थित है।
ठीक है। किस धर्म को मानता था? तो यह बौद्ध धर्म को मानता था। अच्छा, एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण बहुत गौर करने वाली है कि यह वही समय है कि जब ये विदेशी आक्रमण होते थे भारत पर, और ये विदेशी भारत से आते थे, तो भारत की संस्कृति और सभ्यता जो थी उससे इन्होंने अपने आप को अछूता या रख नहीं पाए। यह भारत की, अब देखिए शुरू में जितने भी शासक आपको आएंगे तो ये विदेशी नाम है, लेकिन भारत में आने के बाद इनके जो नाम हो जाते हैं वो भारतीय नाम, उनका भारतीयकरण हो जाता है जो भी विदेशी शासक आते हैं। और यही वो समय है जब भारत का जो बौद्ध धर्म था वह अन्य देशों में भी जाकर के प्रसारित हुआ, बाहर जाकर के इसकी ख्याति हुई, ठीक है। यानी आप समझिए कि कुषाण जो कि मध्य एशिया से आए भारत में, तो वो आप मध्य एशिया से आए तो वो जब आगे जब पहुँचे, ठीक है, तो उन्होंने भारत के जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार किया, उसको आगे तक ले गया, ठीक है, ले गए, उसको बढ़ाया इन लोगों ने, उसका विस्तार हुआ। तो धार्मिक जो हिस्सा था भारत का वो यहाँ से बहुत आगे बढ़ा। यहीं से वह समय था जब भारत की जो संस्कृति थी वो अन्य देशों की संस्कृति से उसका संयोजन हुआ, उसका मिलाप हुआ, और दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे की कुछ चीज़ें एक दूसरे को आदान प्रदान की, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें उनसे हमको मिली, ठीक है कि नहीं। तो भारत की जो संस्कृति है वो सामूहिक रूप से कई संस्कृतियों का एक समन्वय, एक समुच्चय। उसके पश्चात भारत आज जो जिस स्थिति में है यहाँ पे उसके अलग अलग आप समझिए कि संस्कृतियों को ओढ़ करके एक भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ। हालांकि हमारी संस्कृति के अलावा भी अन्य संस्कृतियों भी हमारी संस्कृतियाँ में जुड़ी। अच्छा, इसकी मुद्रा पर चर्चा कर लेते हैं। तो नाइक, ठीक है, नाइक एथेना यानी मुकुटधारी राजा का शीश एवं चक्र व ऊँट आदि आकृतियाँ इस पे अंकित हैं। एक मिनट, यवन आधिपत्य का प्रभाव देखिए, प्रभाव क्या क्या हुआ। सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलाए यवनों ने, सेनानी शासन की परंपरा चलाई यवनों ने, पर्दा प्रथा जिसको यवनिका कहा गया ये भी यवनों की देन है, सांचे में ढली मुद्रा यवनों की देन है, और भारतीयों पर ज्योतिष का प्रभाव भी यवनों यानी यूनानियों की ही देन है। आइए शक पर चर्चा कर लेते हैं। तो अगले शासक कौन रहे? तो शक रहे। शक चीनी स्रोतों में सई या साइवांग कहा जाता है इनको, यानी इनका जो उल्लेख चीनी, चूँकि ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है कि नहीं, तो मध्य एशिया यानी वही चीन का जो क्षेत्र है वहाँ से ये चल के आए थे, तो वहाँ पे इनका उल्लेख है सई या शैवांग। शक रहने वाले सीर दरिया के मैदानों के मध्य एशिया के उत्तर में कबायली जनजाति थी। तो ये कौन थे? तो यह मध्य एशिया के उत्तर में कबायली जनजाति के लोग थे शक। कबीला इनका कौन सा था? तो यूची कबीला था। 165 ईसा पूर्व में शक या शीथियन भारत आए, यानी इनको शक कहते हैं या शीथियन कहा जाता है, या भारत है। तो कहाँ से भारत में प्रवेश करते हैं ये? तो बोलन दर्रे सिंधु घाटी से। प्रथम शक शासक कौन था? तो मेउस था। अच्छा, चीन की दीवार जिसने बनाई थी तो शी हुआंग टी, इसको आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, हुआंग, एक मिनट हुआंग, ये ठीक है। शी हुआंग टी ने चीन की विशाल दीवार बनाई थी और यह शक शासक था। नेहपान को हराया गौतमीपुत्र शतकर्णी ने, तो ये शक शासक था। इसको गौतमीपुत्र शतकर्णी ने, तो इसके पहले हम लोग सातवाहन वंश पर चर्चा कर रहे थे। शकों को पूर्णतः नष्ट कर दिया चंद्रगुप्त सेकंड ने, यानी गुप्त वंश को जो हम लोग पढ़ेंगे उसको देखेंगे। और अंतिम शासक इस वंश का, शक वंश का कौन था? तो रुद्र थर्ड था, ठीक है। आइए कुषाणों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो कुषाण जो थे वो शकों के सामंत थे। तो कुषाण शकों के सामंत, कुषाण वंश की जो स्थापना थी वो कुजुल कड़फिसेस ने की थी, और इसका पुत्र विम कड़फिसेस इसके पश्चात गद्दी पर बैठता है, और इसने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। शैव धर्म का अनुयायी। अब देखिए, कुषाण आए, शक आए, अब कुषाण आ गए। अब ये जो कुषाण रहे ये भी चीन से मध्य एशिया से आए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे इसने शैव धर्म को अपना लिया, ठीक है। अभी ये बौद्ध धर्म को मानते थे, अब ये शैव धर्म को अपना लिया इन लोगों ने, ठीक है।
इसके सिक्के पर देखिए विम कड़फिशेस के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर सर्वप्रथम तो इसने सोने के सिक्के चलाए और इसके सिक्कों पर चित्र जो अंकित था, चूँकि ये शैव धर्म को मानता था, शिव का उपासक था, तो इसने शिव, नंदी और त्रिशूल, अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल को अंकित कराया। आप सोचिए कि भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति इतनी प्राचीन, इतनी पुरानी है और इतनी सहिष्णु है कि हर धर्म, हर संस्कृति के लोगों को समाहित कर लेती है। अच्छा, इसके पश्चात कनिष्क इसका सबसे प्रतापी राजा था, सबसे महान राजा जो था वह कनिष्क था। कनिष्क के बाद हुविष्क, हुविष्क के बाद कनिष्क द्वितीय। ये क्रम है राजाओं का कुषाण वंश के। और वासुदेव सबको नहीं पढ़ना है, जो महत्वपूर्ण इसी को पढ़ेंगे। वासुदेव फर्स्ट, कनिष्क थर्ड और अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय, कुषाण वंश का अंतिम शासक। तो आप महत्वपूर्ण रूप से केवल इसी को देखिए कि कुषाण वंश का जो संस्थापक रहा वह रहा कुजुल कड़फिशेस। उसके बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठता है विम कड़फिशेस। इसने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, शैव धर्म को मानता था और अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल का उनका चित्र अंकित करवाता था, यानी मिले हुए हैं इसके प्रमाण। उसके बाद इसका सबसे महान शासक कनिष्क था। यहाँ तक हम लोगों को महत्वपूर्ण देखना है। उसके अंतिम शासक को केवल जानते रहिए आप कि वासुदेव द्वितीय इसका इस वंश का, कुषाण वंश का अंतिम शासक था। आइए आगे चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, जल्दी ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। रबतक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। इसमें कौंडिन्य, उज्जैन, साकेत, चंपा व पाटलिपुत्र का उल्लेख है। एक मिनट। रबतक अभिलेख जो है वह कनिष्क से अफगानिस्तान में स्थित है और इसमें कौंडिन्य, उज्जैनी यानी उज्जैन, साकेत, चंपा और पाटलिपुत्र का उल्लेख। इससे पता चलता है कनिष्क का साम्राज्य जो था वह चंपा तक फैला हुआ था, ठीक है। तो ये इसके रबतक अभिलेख से, ये चूँकि अफगानिस्तान में है, इसको मैंने नोट नहीं किया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी पर अधिकार का पता हमको किस अभिलेख से पता चलता है? तो सुई विहार अभिलेख से। तो सुई विहार अभिलेख से हमको इसने सिंधु घाटी पर अधिकार किया था, इसकी पुष्टि हमको सुई विहार अभिलेख से प्राप्त होती है। कुषाणों के अन्य नाम, तो कुषाणों के अन्य क्या क्या नाम रहे? तो कुषाणों के जो अन्य नाम रहे यूची, तोखारी और तौचेरियन। तौचेरियन ये कुषाणों के अन्य प्रमुख नाम रहे। कुषाणों का मूल निवास देखिए, ये मैंने बताया था अभी, चीन की पश्चिमोत्तर सीमा पर यह रहते थे, ठीक है। अच्छा, कुजुल कड़फिशेस की चर्चा कर लेते हैं। इसका संस्थापक, अभी तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कौन से स्रोत से हमको कुषाणों की जानकारी होती है। इसका समय 15 से लेकर के 65 ईस्वी। सिक्के चलवाए तांबे के, ठीक है। और यूनानी जो राजा था हर्मियस का चित्र अंकित करवाया अपने तांबे के सिक्के पर, ठीक है। तो कुजुल कड़फिशेस तांबे के सिक्के, विम कड़फिशेस सोने के सिक्के, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप लोग। उपाधि क्या धारण की इसने? तो महाराजा धर्माथिद और सच धर्मथिद, इसकी उपाधि धारण की। और अनुयायी किस धर्म का, किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को मानता था। विम कड़फिशेस, इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है 65 से लेकर के 78 ईस्वी में। कुषाण साम्राज्य सिंध से लेकर के पूरब से गंगा दोआब तक इसका क्षेत्र इसने फैलाया था, यानी सिंध के पूरब से लेकर के गंगा और दोआब के मध्य तक इसका पूरा साम्राज्य का विस्तार था। किसका? विम कड़फिशेस का। वास्तविक संस्थापक, यानी किसी भी साम्राज्य की या किसी भी वंश का वास्तविक संस्थापक उसको कहा जाता है जिसने उस वंश यानी उस वंश का साम्राज्य सुदृढ़ तरीके से विस्तारित किया हो और अच्छे से शासन उसका किया हो, काफ़ी लंबे समय तक, और कुशल शासन किया हो, तो उसको हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। सिक्के चलवाए किस चीज़ के? तो सोने व तांबे के सिक्के चलवाए। अच्छा, सिक्के पर, ठीक है, अपने सिक्के पर अपना नाम अंकित करवाया। सोने के सिक्के पर अपने नाम से यह सोने के सिक्के चलवाता था। शैव धर्म का अनुयायी था, शिव भक्त था। उपाधि इसने धारण की तो महेश्वर और सर्वलोकेतेश्वर, इसने प्रमुख उपाधियां अपनी धारण की। आगे चर्चा करते हैं। नंदी, त्रिशूल, शिव की आकृति युक्त सिक्के चलवाए, मैंने बताया था, शिव भक्त था। कुछ सिक्कों पर यूनानी व खरोष्टी लिपि भी अंकित है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो विम कड़फिशेस की। त्रिभाषा लेख है, दशत ई नबूर उत्कीर्ण हुआ है, उस पर लिखा हुआ है दशत ई नबूर। ये 3 भाषाओं का उत्कीर्ण अभिलेख है। कनिष्क की चर्चा कर लेते हैं, महान राजा था, ठीक है। कुषाण वंश का 78 से लेकर के 101 ईस्वी। प्रथम राजधानी पुरुषपुर, द्वितीय राजधानी मथुरा।
उपाधियाँ धारण की, देवपुत्र, महाराजाधिराज, राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। तो जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो उसकी स्मृति में इसने शक संवत को प्रारंभ किया। बौद्ध संगीति, तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ। किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित था। महायान शाखा पूछा गया प्रश्न है, गौर करिएगा। साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था, खोताब यानी खोताब से लेकर के वाराणसी, कश्मीर के सौराष्ट्र तक, यानी कश्मीर के सौराष्ट्र तक नहीं, खोताब वाराणसी तक, कश्मीर और सौराष्ट्र तक इसके साम्राज्य का विस्तार था। सिक्के, नाना देवी, बैठे हुए बौद्ध की मुद्रा व यूनानी भाषा व ईरानी भाषा की लिखवाई के साथ सिक्के चलवाए। कनिष्क को वेदी बलिदान करते शाक्य मुनि बुद्धा, एक मिनट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया लिखने में। कनिष्क को वेदी बलिदान करते हुए सिक्के पे अंकित किया गया है। और बुद्धा यानी गौतम बुद्ध, ठीक है, उनको शाक्य मुनि बुद्धा के नाम से उसके सिक्कों पर उसको अंकित कराया गया है। ठीक है, कौन कौन से नगर स्थापित कराए, तो कनिष्कपुरम कश्मीर में है और सिरकप तक्षशिला में है। किन मार्गों को जीता, तो शिल्क मार्ग को पूरी तरीके से जीत लिया। इसका राज्य वैद्य कौन था, तो चरक था, औषधि शास्त्र के जनक। पुरोहित कौन था, तो संघरक्ष था। राजकवि अश्वघोष, इसकी 3 रचनाएं प्रमुख हैं। कौन कौन सी हैं, बुद्धचरित, सौंदरानंद और शारिपुत्र प्रकरण। कुषाणकालीन कला, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। कुषाणकालीन कला बड़ा भी था। कुषाणकालीन कला, मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली। आइए मथुरा कला शैली देख लेते हैं। तो यह पूर्णतः भारतीय थी और इसमें हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म यह प्रमुख विषय था। ये प्रमुख विषय ऐसे थे, हिंदू धर्म और बौद्ध, चूँकि धार्मिक ये शैली थी और इसमें धर्म के प्रति झुकाव ज़्यादा था, तो इन सब की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। हिंदू धर्म से संबंधित थी, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से होता था। मथुरा से यक्ष व यक्षिणी की जो मूर्ति प्राप्त हुई, इसमें बौद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्म यानी हिंदू धर्म का उल्लेख है, यानी उससे संबंधित है। यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, मथुरा से। बुद्ध मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण मथुरा कला शैली में ही प्रारंभ हुआ, यानी मथुरा कला शैली जो थी वहीं से बुद्ध मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ होता है। बुद्ध की जो मूर्तियाँ थी मथुरा कला शैली में जो प्रारंभ हुई, तो वो किन किन आकारों में बनाई जाती थी, तो बुद्ध के बैठने की मुद्रा में बनाई जाती थी, अभय मुद्रा में बनाई जाती थी, न्याय सिंहासन पर बैठे भिक्षु वेशभूषा में बौद्ध भिक्षुओं की मुद्रा में बनाई जाती थी। ठीक है, इन सभी प्रतिमाएं हमको प्राप्त हुई हैं, कहाँ से, मथुरा से। और बुद्ध की बैठने की मुद्रा में जो भी हम मूर्ति देख लेते हैं तो वो किस शैली में है, तो मथुरा कला शैली में। इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेता। अभय मुद्रा में जो बुद्ध की मूर्ति है वह किस शैली में है, तो वो मथुरा कला शैली में है। न्याय सिंहासन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं की जो मूर्ति है वो किस शैली में है, तो मथुरा कला शैली में है, इससे संबंधित हैं, तो इसको आप लोग गौर करिएगा। गांधार कला शैली, तो यह भारतीय और यूनानी कला शैलियों का सम्मिश्रण है। इस कला में आध्यात्मिकता से अधिक शारीरिक शौस्तों पर बल दिया गया है। अब देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी गांधार कला शैली है और कौन सी आपको मथुरा कला शैली। तो मथुरा कला शैली में धार्मिकता पर बल दिया गया था, इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म पर फोकस किया गया, उससे संबंधित मूर्तियाँ बनाई जाती थी। लाल बलुआ पत्थर से मूर्तियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, और जो भी मुद्राओं में आपको बैठने की मुद्रा, अभय की मुद्रा, सिंहासन पर बौद्ध भिक्षुओं की बैठने की मुद्रा, इन सारी मुद्रा जो है वो आपको मथुरा कला शैली में मिलेंगी। अब देखिए इसमें चूँकि शारीरिक शस्त्रों पर बल दिया जाता है, तो शारीरिक शस्त्रों पर बल दिया जाता है, तो देखिए इसमें बुद्ध के बाल, अब देखिए हमको जहाँ भी बुद्ध की मूर्ति मिलती है, जहाँ भी हम लोग मार्केट वगैरह में कहीं देखते हैं, बाज़ार वगैरह में, तो बुद्ध की मूर्ति में देखिए जो बुद्ध के बाल जो घुंघराले होते हैं, ठीक है, उसका प्रारंभ जो है वो गांधार कला शैली से ही प्रारंभ होता है। उसमें मूछ, बुद्ध की भी मूछ दर्शाया गया है। पारदर्शी वस्त्रों के साथ चप्पल दिखाया गया है बुद्ध को, बुद्ध चप्पल पहने हुए हैं, पारदर्शी वस्त्र के साथ हैं और मूछ हैं उनकी, बाल घुंघराले हैं। ये सारा विषय जो है वो गांधार कला शैली से संबंधित है। ये गांधार कला शैली में इस प्रकार की मुद्राओं में, इस प्रकार की आकृतियों में बौद्ध धर्म यानी बुद्ध को दर्शाया जाता था। अब देखिए बामियान में जो बामियान यानी अफगानिस्तान में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो भी गांधार कला शैली में है। तो शारीरिक स्वस्थ यानी बहुत विशालकाय मूर्ति है। ठीक है, इस मूर्तियों में मुख्यतः खड़ी मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा होती थी। ठीक है,
हमेशा आप गौर करिएगा कि जो गांधार कला शैली है इसमें बुद्ध की जो भी प्रतिमा होगी वो हमेशा खड़ी मुद्रा में ही प्राप्त होगी। आप कहीं भी आप देख लेंगे, आप धामेक, चौखंडी, स्तूप, यहाँ व सारनाथ में चले तो बुद्ध की जो खड़े होने की मुद्रा है वो सारी मुद्रा गांधार कला शैली से ही संबंधित हैं। और जितनी भी लेटे बैठे इन सारी मुद्राओं में आपको मूर्ति मिल जाएंगी, वो सारी मूर्तियाँ जो हैं वो आपकी मथुरा कला शैली में ही निर्मित हैं। ठीक है। मरणोत्तरकालीन बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण है। तो मरणोत्तर काल में जो प्रमुख बंदरगाह रहे यातायात के, आयात के, सामान व्यापार के जो रहे, उनके कौन कौन से थे? तो बेरीगाजा, भड़ौच। तो बेरीगाजा भड़ौत ये कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। इसका नाम बेरीगाजा भड़ौत था। सबसे बड़ी मंडी थी पश्चिम तट की। ठीक है। अच्छा, बारबेरिकम सिंधु का मुहाना है, तो बारबेरिकम। सोपारा महाराष्ट्र में है, नौर केरल में है, तोंडिस केरल में है, मुजरिस केरल में है और नेलसिंडा केरल में है। तो ये पश्चिमी तट के, भारत के पश्चिमी तट की प्रमुख बंदरगाह थे। इनका नाम जो है आप लोग देख लीजिएगा, मैंने एक क्रम में बता दिया है। बेरीगाजा भड़ौत गुजरात सबसे बड़ी मंडी थी, बारबेकम, सोपारा, नौर, तोंडिस, मुजरिस और नेलसिंडा। तो ये प्रमुख बंदरगाह थे मरणोत्तर काल में। तटीय बंदरगाह देख लेते हैं। ताम्रलिप्ति बंदरगाह यानी बंगाल से। ठीक है। तो बंगाल का जो बंदरगाह था उसको ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहते थे। उड़ीसा का पलूरा, पुंडुचेरी का अरिकामेडु और कोरक्का कोल्ची। तो ये प्रमुख बंदरगाह रहे। कुछ विशेष तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। कुषाणों ने देवकुल प्रथा प्रारंभ की। कुषाण स्वयं को देवपुत्र यानी स्वर्ग का पुत्र कहते थे। कुषाण व शकों ने पगड़ी, कुर्ती, पैजामा, टोपी, कोट व बूट का प्रचलन किया। तो हमारे यहाँ बूट, पगड़ी, टोपी, कुर्ता का प्रचलन नहीं था। पैजामा, कोट, टोपी और बूट का प्रचलन जो प्रारंभ हुआ वो शक व कुषाणों की देन है। बाद में यह परंपरा गुप्त काल में भी हमको देखने को मिलती है और उसके बाद ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और अंतिम जो हमारा तथ्य है, कुषाण के आय का स्रोत क्या था? तो शिल्क मार्ग पर चुंगी कर लेते थे। तो ये कुषाणों के आय का प्रमुख स्रोत था। तो आज हम लोगों ने संपूर्ण मरणोत्तर काल को पढ़ लिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, 1 मिनट थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। देख लीजिएगा आप लोग, सारे फैक्ट मैंने इसमें दे दिया, कुछ शेष बचा नहीं। इसके बाद संगम काल बहुत थोड़ा सा वीडियो बनेगा। उसके पश्चात में हम लोगों को गुप्त वंश को कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे आपका भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। लगभग ये 9वां वीडियो है। 3 वीडियो में मैक्सिमम आपको पूरा भारत का प्राचीन इतिहास मैं समाप्त कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा शेयर करिए। काफ़ी परिश्रम और मेहनत के बाद वीडियो बनते हैं, तो थोड़ा सा सहयोग करिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।